हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुधांशु एमबीबीएस पर, जहां आज हम 21 डेज की जो सीरीज है उसमें हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं मानता हूं फिजिकल केमिस्ट्री का अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर कोई है, सबसे आसान चैप्टर कोई है तो वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको अगले 30 मिनट में बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। माय डियर फ्रेंड, हम सारे कंसेप्ट को कवर कर रहे होंगे, सारे फॉर्मूलाज को पढ़ रहे होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। जिन क्वेश्चनों के थ्रू आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उन सबको अपन करेंगे। बस आपसे एक वादा चाहता हूं माय डियर फ्रेंड कि जैसे ही ये लेक्चर खत्म हो आप पीवाईक्यू को करेंगे नीट के एटलीस्ट 15 साल के और जेई मेंस के एटलीस्ट 3 साल के, और अगर आप इतना कर लेते हैं तो 90% से भी ज्यादा चांस है, यानी कि 100% ही मान लो भाई कि आपका नीट में कोई सवाल गलत नहीं होगा। मेन चीज की इससे 2 सवाल फिजिक्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, 2 केमिस्ट्री में भी, तो 4 सवाल हैं अगले 30 मिनट में। अगले 30 मिनट समझ लीजिए सारे कंसेप्ट को, सारे फॉर्मूलाज को। कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, वहां से और क्लियरिटी हो जाएगी कैसे यूज करना है इनको। उसके बाद इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर पीवाईक्यू बहुत ढेर सारे पूछे गए। मैं क्लास में करवाऊंगा, ज्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा, मैं करूंगा आप देखेंगे, बट खुद से जब करोगे तो आपको एहसास होगा कि कहां हम गलती कर रहे हैं। वहां से नोट्स वापस देखिए, नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं गाइज अपना वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को, वैसे मैं दोनों मीडियम में बराबर पढ़ाता हूं, बट आज की इस क्लास में मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप इंग्लिश की टर्म को जरूर याद रखिए। एक्साइटेड एनर्जी को याद रखे, उत्तेजन ऊर्जा याद ना रखे, सेपरेट एनर्जी को याद रखे, पृथक ऊर्जा याद ना रखे, क्योंकि वो हिंदी वाली टर्म नीट के पेपर में ट्रांसलेशन में कुछ भी बदल कर आ जाती है, जो मेरे साथ हुआ इसलिए आपको बता रहा हूं। जेई मेंस के एग्जाम में मेरे साथ हुआ था, बाद में पता पड़ा अच्छा ये तो ये है, पर पेपर खत्म होने से पहले पता पड़ गया, वो बड़ी बात है। तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि आज मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश की टर्म को भी याद रखें। क्या होता है भाई समझिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई भी एक एलिमेंट आपको इस तरीके से दिया है जिसका सिंबल एक्स है, तो यहाँ नीचे एक चीज लिखी हुई रहती है, एक नंबर लिखा हुआ रहता है जो उसका एटॉमिक नंबर रहता है या फिर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। ऊपर एक नंबर लिखा हुआ रहता है जो कि उसका मास होता है या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबर के बराबर होता है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। पहले जो आउटर सेल में होते हैं, दूसरे जो कर्नेल में होते हैं। कई बार जेई में मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई एलिमेंट देकर आपको पूछा है कि कर्नल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे कि सिलिकॉन है, विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, तो यहां मैंने दोनों उल्टा लिख दिया गाइस। तो ध्यान रखना जितने भी 3 वाले हैं, जितने भी ये 3 वाले बंदे हैं वो तो कहां हैं, आउटर में, और जितने भी उसके अलावा हैं आदमी वो क्या है, कर्नल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये पूछा जाता है नंबर ऑफ कर्नल इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन। आपका होमवर्क है मैग्नीशियम +2 में कर्नल इलेक्ट्रॉन का नंबर कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। जो जो होमवर्क बोलता जा रहा हूं साथ साथ करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर नीट और जेई मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं फिर यही कहूंगा विशेष आवेश ऐसा कुछ याद ना रखें, हिंदी मीडियम वाले स्पेसिफिक चार्ज ही याद रखें। क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से किसमें स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा। सर सबसे पहले ये तो समझाइए स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, स्पेसिफिक चार्ज और कुछ नहीं, चार्ज ओपन क्या बोल सकते हैं, चार्ज ओपन मास या फिर ए, क्यू ओपन ए जो रहता है वही क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज ओपन मास को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा है, किसमें गाइस, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। स्पेसिफिक चार्ज किसमें ज्यादा है, करें क्या सॉल्व। सबसे पहले सोडियम का देखो, तो सोडियम में चार्ज कितना है, +1, तो 1/23। दूसरा देखते हैं मैग्नीशियम में, तो कितना है, 2/24। तीसरा हम देखते हैं एल्यूमिनियम में, कितना है, 3/26। चौथा हम देखते हैं सिलिकॉन में, तो 4/28। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, क्या यही होगा, यस सर, तो चौथा ऑप्शन अपना सही हो गया। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। तो क्या निकाल सकते हैं, हम लिखते हैं सर Q/m, तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0, और n कितना होता है, m मास कितना होता है, मास मान लीजिए आप 1 यूनिट। देखो मैं मान रहा हूं क्या, मैं मानता हूं इलेक्ट्रॉन का मास जो है, अपन कैसे लिखते हैं पता है, सबसे पहले ये मान रहे हैं अपन, क्या मान रहे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं मानता हूं 1 यूनिट, और मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 यूनिट, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी 1 यूनिट मान लेता हूं मैं। कितना, 1 यूनिट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैंने मान लिया 1 यूनिट, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन का मास लिखना हो वहां 1 लिख सकते हो, चार्ज 1 लिख सकते हो। तो न्यूट्रॉन में Q/m, तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0। मास कितना होता है,
मास इलेक्ट्रॉन का 1837 टाइम होता है। मैं लिख देता हूं 1837। भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का लिखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी एक है, मास भी एक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो मास होता है वो 1837 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज एक आ गया। अल्फा का मतलब क्या होता है, क्या 2He प्लस 2E अल्फा होता है? यस सर। तो चार्ज कितना आ गया? 2, और मास कितना आ गया? 4। देखो टोटल है इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल 4 इंटू 1837, क्या ये हो जाएगा? यस सर। तो 4 इंटू 1837। इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा, आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताएं इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड मॉडल। थ्योरी बहुत सारी है रदरफोर्ड मॉडल की, ऐसा ये हुआ वैसा हुआ, थॉमसन की भी बहुत सारी है, बट क्या रिजल्ट हमारे काम किया क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो याद रखेंगे। बाकी आप चाहे तो एनसीईआरटी या अपने किसी भी नोट से पढ़ सकते हैं इसके थ्योरेटिकल पॉइंट। सबसे पहला भाई रदरफोर्ड भाई साहब ने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी रेडियस होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, तो उन्होंने बताया था 10 की पावर -15 मीटर के आसपास का होता है। नेक्स्ट एटम का कितना होता है? 10 की पावर -10। तो सर एटम तो बड़ा होता है, ये पूरा एटम है तो उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो एटम तो बड़ा है, तो 15 से बड़ा आना चाहिए नहीं गधे, ये माइनस में है तो -10 ऑलरेडी -15 से बड़ा है। नेक्स्ट डेंसिटी का ऑर्डर जो बताया वो कितना बताया? 10 की पावर 17 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ये 3 ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, रेडियस कैसे निकाली जाती है, तो उन्होंने बोला किसी भी न्यूक्लियस की आपको रेडियस निकालनी है। किसकी रेडियस है भाई? न्यूक्लियस की रेडियस है, निकालनी है। तो सर आपको कैसे पता न्यूक्लियस की रेडियस है? 10 की पावर -15 नहीं दिख रहा है क्या? तो उन्होंने बोला 1.4 इंटू 10 की पावर -15 कर दो और a की पावर 1/3। सर a क्या है? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल नंबर, यानी कि सर क्या एटॉमिक मास? यस सर, एटॉमिक मास। तो ये जो है वो a है। नेक्स्ट चीज उन्होंने बोली थी कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, कितने अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए वो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, ऐसा एक सोने की पन्नी ली थी, इलेक्ट्रॉनों की बौछार की थी, तो कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, और एक जो है वो सीधा 20,000 में से एक जो है वो सीधा के सीधा वापस आया। तो उन्होंने बोला कि जो जहां से वापस आया वो शायद इसका न्यूक्लियस है, बाकी पूरा एरिया खाली है एटम का, ऐसा उन्होंने बताया था। तो कितने ये डिफ्लेक्ट हुए, नॉट इंपॉर्टेंट, बट जेई में पूछा गया है। कभी नीट में उल्टा सवाल पूछने को बोला तो ध्यान रखना वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुए, उनके एक्सपेरिमेंट में कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, अगर ये आपको निकालना हो किसी भी एटम के लिए, तो क्या करना है? एन नंबर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 θ/2। तो ध्यान रखिए आज तक पूछा नहीं गया, पर ये विचित्र सूत्र है, कभी नीट वालों को उल्टा सीधा पूछना, री नीट में तो उल्टा सीधा पूछने की प्रथा है भाई, तो वो प्रथा का अगर निभाई तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। इस सिद्धांत में हमें बहुत सारी चीजें बताई, क्या कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मली इस पाथ में मूव करता है जहां से वो स्टार्ट कर रहा है, और एक सर्कल एक साइकिल पूरा कर वापस वहां तक आएगा, और वो जो डिस्टेंस तय करेगा उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? लैम्बडा बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। वेवलेंथ या फिर तरंग दे रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना जहां से शुरू किया वही वापस आना चाहिए, पर कब आना चाहिए भाई? सर वापस तो यहां भी आ रहा है, जब दोनों साइड का साइकिल पूरा करके आए, मतलब यहां भी जाए और यहां भी जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? एक तरंग दे रही है। तो सर क्या ये भी एक तरंग दे रही है? क्या ये भी लैम्बडा के बराबर? यस सर, क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं वापस आ रहा है, तो ये भी क्या है? तरंग दे रही है। साथ में इन्होंने वेलोसिटी भी बताई, तो वेलोसिटी क्या होती है? जितनी आपने तरंग दे रही है, लैम्बडा कवर किया जितने टाइम में, वो वेलोसिटी हो गई। नेक्स्ट इन्होंने फ्रीक्वेंसी बताया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स जा रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। टाइम पीरियड बताया, तो फ्रीक्वेंसी का जस्ट इनवर्स क्या हो जाता है? टाइम पीरियड हो जाता है। सब चीजें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको दे गई थी। नेक्स्ट एक चीज बताई गई थी, वो था वेव नंबर, यानी कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट से कितनी नंबर ऑफ वेव जा रही है, उसको क्या बोलेंगे? वेव नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? म्यू के ऊपर बार लगाकर शो करते हैं, जो 1/λ के बराबर होता है। वेव नंबर ध्यान रखना, ये नया कंसेप्ट है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, ये सब चीजें पढ़ी होंगी। दूसरी चीज, ये चीजें जो है वो अपन आगे पढ़ेंगे, ये दोनों चीजों को भी छोड़ दो, अपन आगे पढ़ेंगे, पर ये ध्यान रखना टी जो है वो फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा होता है। एक सवाल आपके सामने पेश है, देखो जितने भी टर्म पढ़े उन टर्म को क्लियर करने के लिए कैसे निकालेंगे, एक एक सवाल मैं आपको करवाता जाऊंगा। 100 वेव प्रेजेंट इन 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड वेव नंबर लैम्बडा म्यू और टी। तो सुन मेरी बात, एक सेगमेंट है जो कितने का है? 10 सेंटीमीटर का, जिसको सबसे पहले मीटर में बदल दे तो 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर के सेगमेंट में कितनी वेव्स है? क्या 100 वेव्स है? 100 वेव्स है। तो वेव नंबर अपन को निकालना है। सर वेव नंबर निकालने के लिए पूरा क्यों लिख रहा हूं भाई यार, वेव नंबर निकालना है सर, तो उसके लिए तो 1/λ होता है, तो अपन को लैम्बडा पता होना चाहिए सर, पर अपन को तो लैम्बडा दे नहीं रखा है। क्या लैम्बडा निकाल सकते हैं? निकाल तो सकते हैं, पर निकालना नहीं है। आपको क्या निकालना है? डेफिनेशन पे जाना होगा।
वेव नंबर होता क्या है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कितनी वेव्स प्रेजेंट है भाई, वेव नंबर यानी कि एक सेगमेंट में कितनी वेव प्रेजेंट है। तो सुन मेरी बात, 0.1 मीटर में 0.1 मीटर में कितनी वेव प्रेजेंट है, क्या 100 वेव प्रेजेंट है, तो 1 मीटर में कितनी वेव प्रेजेंट होंगी, 1 मीटर में कितनी वेव प्रेजेंट होंगी 1000। तो क्या ये 1000 ही अपना वेव नंबर हो गया। एक पर्टिकुलर सेगमेंट 1 मीटर में कितनी प्रेजेंट है, वही तो अपना वेव नंबर हो गया। तो ये आ गया अपना म्यू बार। सेकंड चीज अपन को निकालनी है लेमड़ा, तो लेमड़ा इक्वल्स टू क्या, मैं ऐसा लिख दूं, यस सर, तो 1/1000 क्या आ गया, लेमड़ा आ गया। तीसरी चीज क्या निकालनी है अपन को, फ्रीक्वेंसी। तो कैसे अपन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सर फ्रीक्वेंसी अपन इक्वल्स टू क्या होता है, क्या सी ओपन लेमड़ा होता है, यस सर। तो यहां से मैं 3 × 10⁸ ओपन लेमड़ा को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 लेमड़ा को मैंने 10⁻³ लिख दिया, तो क्या 10⁻³ लिख कर निकाल सकता हूं। चौथा आता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा होता है क्या, तो जस्ट इसका उल्टा जो आएगा 10⁻³ ओपन 3 × 10⁸। क्या ये आ गया, क्या चारों चीजें निकालना आ गई आपको, ये चीज में निकालना आनी चाहिए थी। नेक्स्ट आता है प्लांक का क्वांटम थ्योरी। प्लांक का क्वांटम थ्योरी क्या कहता था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। कहीं से भी निकलने वाली एनर्जी जो है, किसी भी एक मेटल से निकलने वाली एनर्जी अपन ने पढ़ा था, ये कहां पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स के लेक्चर में आज सुबह। तो वो उसके आवृत्ति या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा दे कांस्टेंट आया जिसको प्लांक कांस्टेंट एच बोला गया। म्यू को अपन सी भी लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू एच म्यू या एच सी ओपन लेमड़ा होता है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 × 10⁻34। अब सर एच और सी की कैलकुलेशन तो बहुत भारी हो जाएगी, तो हमने आपको एक तरीका बताया था कि अब सीधा याद रखिए क्या, 12400। आप याद रखिए 12400 अपन लेमड़ा करना, बट लेमड़ा किस में होना चाहिए ये ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉन में, तभी ये काम लगेगा। और जो आंसर आएगा वो एनर्जी का आपका किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना देकर जूल में दिया हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19। कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है। ठीक है, तो ये करना है आपको। तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन में या तो म्यू दिया हुआ रहेगा या फिर लेमड़ा दिया हुआ रहेगा। मेनली आपको लेमड़ा दिया हुआ रहता है और एनर्जी पूछी जाती है, तो 12400 अपन लेमड़ा का डिवाइड करना, बट लेमड़ा किस में करना है, एंगस्ट्रॉन में। जैसे कि एक सवाल है यहां पर आपको दे रखा है लेमड़ा इक्वल्स टू 2000 एंगस्ट्रॉन और एनर्जी निकालिए। क्या बोला, फाइंड एनर्जी ऑफ 100 फोटोन इन जूल। एनर्जी निकालने, वो भी एक फोटोन की नहीं, 100 फोटोन की, और किसमें निकालनी है, जूल में। तो सबसे पहले मैं 1 फोटोन की एनर्जी निकाल लेता हूं। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, तो बहुत सिंपल बात है सर, ई इक्वल्स टू क्या, 12400 ओपन 2000। पर ये एनर्जी किस में आएगी मेरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। यहां से ये कट गया और अपना आंसर आ जाएगा 62 या फिर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया। पर ये आया एक फोटोन का, अपने को निकाल रहा है 100 फोटोन के लिए, कुछ नहीं 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस 620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस सर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, तो 620 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझ में आया, बहुत सवाल आपको ऐसा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता बोर्स का एटॉमिक मॉडल, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। सिद्धांत सभी के बहुत सारे थे, बट जो फॉर्मूलाज अपन को काम लगेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहला फॉर्मूला जो काम लगेगा रेडियस का, तो R इक्वल्स टू उसने बोला था n² ओपन 4π² m kz² के बराबर होता है। सर क्या याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, सवाल पूछा जा सकता है। सर याद ना रहे तो डेरिवेशन सीख जाओ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं यहां डेरिवेशन सिखाऊं इतना समय नहीं है, 30 मिनट में अपन को क्लास खत्म करनी है। बाकी ये तो याद हो ना हो, ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। क्या रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, 0.529 n² ओपन z एंगस्ट्रॉन। ध्यान रखना ये यूनिट किस में है, एंगस्ट्रॉन में। ये रेडियस जो आ रही है वो एंगस्ट्रॉन में आएगी। ऑप्शन में नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन दोनों में दी रहेगी, आप यही गलती करोगे, रेडियस एंगस्ट्रॉन में आएगी। ये बात ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, यूनिट अच्छे से ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में, बाकी कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, बस यूनिट के चक्कर में मत पड़ जाना। तो सर एक फॉर्मूला आपने पहले भी तो बताया था ऐसा रेडियस का कुछ, कि क्या बताया था आपने, 1.4 × 10⁻⁻15 a⁻1/3, और ये अब दूसरा बता दिया। तो कौन सा कब लगाना है वो कैसे पता पड़ेगा, अरे मूर्ख वो थी न्यूक्लियस की रेडियस। अगर आपको नाभिक या न्यूक्लियस की रेडियस पूछा तो वो लगाना है, बाकी किसी एटम की रेडियस पूछा तो ये लगाना है। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट का आपको एन निकालना है, कौन से शेल का निकालना है, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और जेड क्या है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आर जो होता है वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेलोसिटी के लिए kz² × 2π ओपन nh होता है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.2 × 10⁶ z ओपन n मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, तो z ओपन n के बराबर होता है। वही एनर्जी की बात करें हम
तो एनर्जी जो होती है वो -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। मैं फिर कह रहा हूं ध्यान रखना, ये एनर्जी जो 13.6 वाली है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। वही अगर आपको जूल पर एटम निकालनी हो तो -21.8 इंटू 10 की पावर -19 आएगा। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, आप इसको याद रखिएगा, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालकर जूल में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। एक नोट है बहुत बढ़िया जिसके ऊपर सवाल नीट में पूछा है, क्या ये जो निकाली -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर वो थी टोटल एनर्जी। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी की आधी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल होती है। दूसरा, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? दोनों बराबर होते हैं, बट ये इसकी जस्ट ऑपोजिट होती है। यानी कि एक एग्जांपल, अगर टोटल एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी? भाई 2 का मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ। और काइनेटिक एनर्जी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो क्या मामला क्लियर है? यस सर। दूसरा, नंबर n जो है भाई देख, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपन जेड स्क्वायर, ठीक है। तो n बढ़ाने पर टोटल एनर्जी बढ़ेगी, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल एनर्जी, साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अब मेरा सवाल यहां है, फाइंड E1 E2 E3 फॉर हाइड्रोजन। तो देख भाई, E1 निकालना है, मैं बोल रहा हूं E1 यानी कि क्या n की वैल्यू 1 होगी? यस सर। और हाइड्रोजन के लिए Z भी क्या 1 होगा? यस सर। तो E1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -13.6 n स्क्वायर अपन जेड स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा -13.6। वही E2 निकालना है, तो -13.6 E2 के लिए n कितना आ जाएगा? E2 के लिए n कितना आएगा भाई? n आ जाएगा, कहां गया भाई? हाँ, n आ जाएगा, सबसे पहले z लिखना, z तो 1 का स्क्वायर अपन n स्क्वायर, तो n कितना आ जाएगा? n आ जाएगा, यहां मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी यार, z स्क्वायर अपन n स्क्वायर होगा, मैं वही कंफ्यूज हो रहा हूं, z स्क्वायर अपन n स्क्वायर। तो सुन मेरी बात, ये माइनस में प्रोपोर्शनल है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। n बढ़ाने पर टोटल एनर्जी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि -13.6 है, उल्टा है इसलिए। और नीचे क्या लिख देंगे अपन? 2 का स्क्वायर 4, तो इसको सॉल्व करेगा -3.4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह E3 तेरे को निकालना है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर सेकंड पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लिथियम। तो देख सिंपल सी बात है, निकालनी क्या? पोटेंशियल एनर्जी। पहले टोटल एनर्जी निकाल दे, उसका डबल कर देंगे। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, तो -13.6 जेड कितना होगा? लिथियम किसमें आता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 अपन एन कितना होगा? सेकंड पीरियड, सेकंड ऑर्बिट का पूछा है, तो सेकंड का कितना हो जाएगा? 4, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो -3.4 इंटू 9 के बराबर आएगा, आंसर आप निकाल लेना। आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, कोणीय संवेग किसके बराबर होगा? तो mvr इक्वल्स टू nh। ये बात बोहर ने बताई थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट। mvr इक्वल्स टू nh। mvr क्या है भाई? कोणीय संवेग। ये पूरा कोणीय संवेग है जिसको मैं x मान लेता हूं, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nh, जिसमें h तो कांस्टेंट है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, ठीक है। अब अपन को x का r के साथ रिलेशन निकालना है, तो मेरी बात सुन, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था? r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपन z होता था। z से अपन को कोई मतलब नहीं है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता था, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? √r हो जाएगा। यस सर। तो सुन मेरी बात बहुत ध्यान से, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r, तो क्या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r आ जाएगा? क्या √r आ जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यस सर, बट जेई में पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखना, ये सवाल, ऐसे सवाल जब आए तो ये इंटर रिलेशन जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट, कुछ चीजें हैं, टर्म है, वो आपको आनी चाहिए। देखो, ग्राउंड स्टेट याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, हिंदी मीडियम वालों हिंदी में याद मत रखना। ग्राउंड स्टेट क्या होती है वो ध्यान रखना। ग्राउंड स्टेट मतलब ऐसा ऑर्बिट जिसकी एनर्जी मिनिमम हो। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होती है? हमेशा 1। ग्राउंड स्टेट हमेशा n इक्वल्स टू 1 ही होती है। दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या कहलाता है? एनर्जी लेवल अबव ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के जस्ट ऊपर वाला जो है वो एनर्जी स्टेट कहलाता है। जैसे कि n इक्वल्स टू 1 तो है ग्राउंड स्टेट। मैं आपको बोलूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 3, ठीक है। तीसरा टर्म आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पीरियोडिक टेबल की आयोनाइजेशन एनर्जी अपन जानते हैं, पर यहां कुछ और बात है। क्या बात है? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि E इक्वल्स टू 1 से, यानी कि फर्स्ट स्टेट से E इक्वल्स टू 1 से इलेक्ट्रॉन को अनंत तक, इनफाइनाइट तक ले जाने की ऊर्जा। तो यहां बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू E इनफाइनाइट माइनस E1। तो E इनफाइनाइट 0 होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है?
माइनस E1 के बराबर होती है। ठीक है, देखो भाई क्या दे रखा है, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर He प्लस x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर Na प्लस 10। तो क्या निकाल सकते हो? यस सर, हीलियम के लिए निकालो सबसे पहले और फिर सोडियम के लिए निकालो। ठीक है, क्या निकालोगे दोनों के लिए? E1 निकालो और फिर दोनों का रेशो ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। नेक्स्ट क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी या उत्तेजन ऊर्जा क्या होती है? ये कुछ उत्तेजन याद मत करना है, एक्साइटेशन एनर्जी याद रखना। मैं हिंदी मीडियम वालों को साफ कह रहा हूं। क्या होता है एक्साइटेशन एनर्जी? ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे क्या कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। सर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ग्राउंड स्टेट से पहली एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए पहली एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? n इक्वल्स टू 2, तो E2 माइनस E1। दूसरा समझना, सेकंड एक्साइटेड एनर्जी क्या होगी? सेकंड एक्साइटेड एनर्जी का मतलब ग्राउंड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक जाने के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है सर? n इक्वल्स टू 3। भाई जोन सी एक्साइटेड स्टेट बोले उसमें एक जोड़ देना, वो n आ जाएगा। तो E3 माइनस E1 क्या होगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जैसे कि एक होमवर्क है आपके लिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम, सेकंड एक्साइटेड एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो कैसे निकालेंगे? सेकंड निकालनी है तो E3 माइनस E1 कर देना। हाइड्रोजन के लिए E3 कितना होता है, E1 कितना होता है, दोनों निकालिए फॉर्मूले से और माइनस कर देना। नेक्स्ट, सेपरेशन एनर्जी क्या होता है? पृथक ऊर्जा याद बिल्कुल मत रखना, सेपरेशन एनर्जी याद रखना। क्या होता है? किसी भी एक्साइटेड स्टेज से ग्राउंड स्टेज में आने तक के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वहां क्या था? ग्राउंड स्टेज से किसी एक्साइटेड स्टेज में जाना, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेड स्टेज से ग्राउंड स्टेज में आने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको क्या बोलेंगे? सेपरेशन एनर्जी। इसको बोलते हैं E इनफाइनाइट माइनस E2। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी मतलब इनफाइनाइट माइनस E2, सेकंड मतलब इनफाइनाइट माइनस E3। आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड होता है कि ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है? तो एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है? तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? क्या डिस्टेंस अपन वेलोसिटी होता है? यस सर। तो डिस्टेंस हो गया 2πr और वेलोसिटी v आ गई। जब वेलोसिटी v और रेडियस r को आप पुट करोगे तो आपको t का फॉर्मूला मिलेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 n क्यूब अपन z स्क्वायर। जरूर याद रखिए, यूनिट है सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है भाई? जब भी किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आते हैं या जाते हैं, तो एनर्जी या तो देनी पड़ती है या बाहर निकलती है, और वो एनर्जी कितनी होती है उसी को निकालने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि वो जो एनर्जी गैप होता है डेल्टा E, वो किसके बराबर होता है? En2 माइनस En1 के। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा माइनस 13.6 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। क्या आएगा? देखो N2 माइनस N1 है, बट यहां पर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, दूसरी चीज, इसी को अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में लिखना हो तो डेल्टा E इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, अगर एनर्जी ना निकलकर वेव लेंथ पूछे, तो अगर आप इस पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करते हो E इक्वल्स टू hc लैम्बडा लिखकर, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा 1/λ। भाई लैम्बडा नहीं है, रीड रखना, 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। वहां 13.6 जेड स्क्वायर था, यहाँ आर जेड स्क्वायर है। आर क्या है? रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 13.6/hc। 13.6/hc, जिसको सॉल्व करने पर 1.09 इंटू 10 की पावर 7 आता है। अब अगर कभी आपको ऐसी टर्म मिले, देखो N1 और N2 आपको खुद से निकालने पड़ेंगे, तो खुद से कब निकाल पाएंगे हम? जब हमें लैंग्वेज समझ में आएगी क्वेश्चन की। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये टर्म मिले कि एनर्जी मैक्सिमम है या फिर म्यू मैक्सिमम है या फिर लैम्बडा मिनिमम है या लास्ट लाइन है, तो आपको N2 हमेशा कितना मानना है? इनफाइनाइट। अगर आपको बोले इसका जस्ट उल्टा, तो आपको N2 कितना मानना है? N1 प्लस 1। कितना मानना है? N1 प्लस 1। सर N1 कितना होगा बताइए? तो देखो, जब भी आपको लाइमन सीरीज का नाम मिले, N1 1 होगा, बामर में N2 2 होगा, पास्चन में 3, ब्रैकेट में 4, फुंड में 5। ये सब N1 की वैल्यू है। ठीक है, ये सब किसकी वैल्यू है? N1 की। अब अगर N2 कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं देखना भाई। जैसे कि आपको क्वेश्चन में ऐसी ये लैंग्वेज समझना, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। थर्ड लाइन देखो, आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा पता है? अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज से आ रहा है तो एनर्जी कितनी रहेगी निकलने वाली? तो देखो, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो इसमें N1 जो है वो क्या रहेगा पता है? सीरीज का नंबर। तो बामर कौन सा नंबर पे? 2, तो सीरीज का नंबर N1 इक्वल्स टू 2 हो गया। N2 क्या रहेगा? सीरीज का नंबर प्लस लाइन का नंबर। सीरीज का नंबर कितना है? 2, और लाइन कौन सी है? 3, तो 5 हो जाएगा। जैसे कि देखो, N1 कितना हो गया? सीरीज का नंबर 2, और N2 कितना हो गया? सीरीज का नंबर प्लस लाइन का नंबर, तो कितना आ गया? 5। जैसे कि सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज,
तो n1 कितना होगा, लाइमन है यानी कि 1, और n2 सेकंड लाइन, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनना, जब भी हायर एक्साइटेशन स्टेट से लोअर लेवल पर आते हैं तब कोई न कोई स्पेक्ट्रम लाइंस बनेंगी। आपने ऐसा डायग्राम जरूर देखा होगा, स्पेक्ट्रम लाइन बनेंगी। तो कितनी बनेंगी, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, n2 - n1 ब्रैकेट n2 - n1 + 1/2। अब सुनना, यहां अपन गलती क्या करते हैं पता है, एक एग्जांपल है, अगर 4 से 2 में आ रही है तो कितनी होगी, तो अपन लिखते हैं 4 - 2, अपन 4 - 2 + 1। तो अपन कैसे सोल्व करते हैं, 4 - 2 कितना हो गया, 2। यहां भी इसको सोल्व करेंगे, 4 - 2 कितना हो गया, 2 + 1, तो इंटू 3 अपन 2, और अपन 3 आंसर निकाल लेंगे, तो जो कि बिल्कुल गलत है। क्या गलती की सर, यहां इस ब्रैकेट में हमेशा पहले प्लस करना, बोर्डो मास है याद है, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। तो 4 - 2 कितना हो गया, 2, उसके बाद 2 + 1 3 - 4, 4 में से 3 को घटाना है, 1 अपन 2, तो आंसर कितना आएगा, 2 + 2 आना चाहिए था, सॉरी हाँ, ये 2 + 2 भाई, 4 + 1 3 और 2, तो कितना आ गया आंसर। क्या गलत कर दिया अपन ने, कुछ गलत किया है क्या भाई, -n2 - n1 फॉर्मूला है बोर्डो मास, पहले एडिशन करेंगे फिर सब्सट्रैक्शन। तो 4 - 2 2 इंटू 4 - 2 2 + 1 3, 3 को 4 में से घटा दो 1, तो आंसर आना चाहिए 1, पर 1 आंसर है नहीं। आंसर तो आना चाहिए कितना, 2 आंसर आना चाहिए, आंसर 2 आना चाहिए। 2 कब आएगा, जब ऊपर 4 आएगा। 4 कब आएगा, जैसे कि 4 में से 2 को घटा दिया, 4 में से 2 को घटा दिया 2, 2 + 1 3, कुछ तो गड़बड़ है यार फॉर्मूले में। 1 मिनट रुकना है ना, मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट रुकना। गाइस 1 मिनट वेट करना, मैं देख लेता हूँ यार कोई गलती तो नहीं की अपन ने यहाँ लिखने में। भाई छोटा सा माइनर कंफ्यूजन हो गया, क्या देखना भाई, कैसे मैं करके बताता हूँ तुमको एक बार। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्या कंफ्यूजन देखना, n = 2 से, देखो अब तक जो बात बताया वो सब भूल जाइए, फॉर्मूला है अपना। तो मैंने लिखा 4 - 2 ओपन 4 - 2 + 1 ओपन में 2। तो सबसे पहले अपन को करना क्या है, 4 - 2 का 2 लिख दिया इंटू, इसको जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे 2 + 1 कितना होगा, 3/2, तो कितना आएगा 6/2 = 3। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, n = 4 3 और 2 ऐसा है, तो 3 से 2 में 1 लाइन आएगी, 4 से कितनी लाइन आएंगी, 2 लाइन आएंगी, तो 3 लाइन आनी चाहिए टोटल, तो 3। तो इसी फॉर्मूले से करना है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन इस डायग्राम को देख के आ गया था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीरीज, अगर आपको पूछे पर्टिकुलर सीरीज में कितनी हो रही है, तो सीधा याद रखना आपको n2 - n1। जैसे कि आपको पूछे 5वें से 1 में आ रहा है, तो पामर सीरीज में कितनी हो रही है, 5 - 1 कर दो सीधा 4, ठीक है। डी ब्रोगली सर ने क्या बोला था, H लैम्डा इक्वल्स टू होता है H/P, इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। P को m भी लिख सकते हैं, √2m के भी लिख सकते हैं, √2m Q डेल्टा V भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अब इनको सॉल्व करने पर अलग अलग अपन ने रिजल्ट निकाल लिए, जो याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछे तो 150 ओपन डेल्टा वी एंगस्ट्रॉन में, ये सब की यूनिट ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉन, इसकी भी एंगस्ट्रॉन, इसकी भी एंगस्ट्रॉन, इसकी भी एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये प्रोटॉन के लिए, ये अल्फा के लिए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये रिजल्ट भी आप डायरेक्ट याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। लास्ट कंसेप्ट जो अपना आता है वो है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन साहब ने क्या कहा था, इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम या वेलोसिटी। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी स्मॉल पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके लिए मोमेंटम और पोजीशन साथ में निकालना पॉसिबल नहीं है। जब भी निकालोगे उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी। तो वो कितनी आएगी, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स मिनिमम एच ओपन 4 पाई आएगी, या तो इसके बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, पी को डेल्टा एम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, और सॉल्व करना चाहे तो ई डॉट टी भी लिख सकते हैं, जो कि इतना इतना मिलता है, और आपको ध्यान रखना है। बाकी जितनी भी चीजें थी वो कंप्लीट हो गई। क्वांटम नंबर और ये सब अपन 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, इसको अभी इतनी जरूरत भी नहीं है भाई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के नियम, ये सब चीजें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना 10वीं 11वीं क्लास से जानते हैं, तब से आपको पता होगा, ठीक है। तो मेन एटॉमिक स्ट्रक्चर की सारी चीजें अपन ने कवर की है। यहां से 2 सवाल आपको जरूर 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 देखने मिलेंगे। क्वांटम नंबर आप चाहे तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एक आध सवाल कभी कभी देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरा जाता है, n+l का रूल क्या होता है, सब अच्छे से जानते हो, आप लोगों को पता होगा। फिर भी आप चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स जो है जहां कमेंट करने का ऑप्शन है उसको स्वाइप करेंगे तो हाइप पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा, हाइप पॉइंट जरूर 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 दीजिएगा। बाकी आपका जो प्यार है, आपका जो लव है, वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।